आइए आइए। थैंक सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। दीजिए, बैठे। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। परिचय में ध्यान रखिएगा जो साक्षात्कार ज्ञापन में निर्देश दिया गया है। जी सर, मेरा नाम आकांक्षा सक्सेना है। मैं बरेली जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर से पूर्ण की है और मैं स्नातक विज्ञान विषय में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से पूर्ण की हूँ तथा परा स्नातक की परीक्षा मैंने जंतु विज्ञान में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है। वर्तमान समय में मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। गुड। तो आप ऑलरेडी जॉब में हैं? जी सर। तो आप टीचिंग कर रही हैं? जी सर। और एक अच्छा प्रोफेशन है। जी सर। क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं इधर? सर, प्रशासन में मेरी रुचि बेसिक शिक्षा विभाग में आने के बाद ही उत्पन्न हुई। यहाँ पर मैंने बहुत सारे वंचित वर्गों को ऐसा देखा कि जिनको नीतियों का, योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कहीं ना कहीं अत्यधिक वंचित वर्ग से संबंधित हैं और परेशानियों का अनुभव करते हैं। वहाँ से मेरा रुचि इस तरफ को हुई क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मेरा अधिकार क्षेत्र सीमित है। मैं उनकी एक सीमित ही सहायता कर सकती हूँ, परंतु यदि मैं प्रशासन में आती हूँ तो मैं उनकी सहायता अधिक उससे कर सकती हूँ। वो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसका मतलब ये हुआ ठीक से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, एक शिक्षा विभाग में ही नहीं, अन्य विभिन्न प्रकार की जो नीतियां हैं उनसे अभी मेरे जो वंचित वर्ग है वो अवगत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी है या अन्य कुछ कमियां हैं जिनके चलते कि प्रशासन की का कारण नहीं है, अन्य की वजह से ऐसा है। आपने जूलॉजी में एमएससी कर रखा है और जी सर। सोशियोलॉजी में एमए भी किया है? जी सर। पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप 2 सब्जेक्ट से? जी सर। तो क्या जरूरत है पड़ी? सर, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र से जो एमए की मैंने दी वो प्रशासन में आने के लिए दी क्योंकि उस समय पर ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मुझे लगा इसका सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, मेरे लिए आसान रहेगा। तो लेकिन सर जब तक मेरा समय आया तब तक ऑप्शनल विषय खत्म कर गया था। ये तो व्यर्थ हो गया पढ़ना लिखना आपका। जी सर। तो पढ़ करके सोशियोलॉजी आपने? नहीं सर, ये मेरा क्योंकि कोविड के समय में था तो मेरा 1 वर्ष जो है वो मुझे प्रमोट मिला, इसीलिए समाजशास्त्र में मेरा इतना अधिक वो नहीं रहा। तो इसलिए आप कह रहे हैं कुछ पूछे न समाजशास्त्र से? इसलिए बताया भी नहीं। चलिए ठीक है। ये जो जूलॉजी आपका है? जी सर। इसका कैसे एप्लीकेशन करेंगी जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे? वही बनना चाहती है ना? जी सर। डिप्टी कलेक्टर? जी सर। तो जूलॉजी का क्या एप्लीकेशन है? सर, बहुत सारी जगहों पर जैसे कि हम जेनेटिक इंजीनियर के थ्रू बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके लिए वैक्सीन परिवर्तित कर सकते हैं जो अच्छे अधिक प्रभावी रूप से कार्य करें। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जो हमारी इस समय जेनेटिक क्रॉप्स चल रही हैं, यदि उनका प्रयोग से हम आप समझी नहीं, ये सब तो आप अगर चिकित्सा के क्षेत्र में होती, जी साइंटिस्ट होती तो कर पाती। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद या बनने के साथ ये प्रशासन में कैसे मदद करेगा? जंतु विज्ञान की पढ़ाई आपने की है, समाजशास्त्र आपने ठीक से पढ़ा नहीं, जी सर, जूलॉजी आपने ठीक से पढ़ा है, जी सर, तो जूलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रशासन में? समाजशास्त्र का तो हमें आइडिया है कि इसका प्रशासन से संबंध है ठीक ठाक, जी सर। लेकिन जूलॉजी का क्या रोल है? सर, जीव विज्ञान के द्वारा हम कोई बात नहीं। चलिए, कौन सी ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर हैं जिसको देखते हुए आपको डिप्टी कलेक्टर बनाने की संस्तुति की जाए? सर, मेरे अंदर लगन और धैर्य और लक्ष्य प्राप्त करने की जो इच्छा शक्ति है वो मैं मानती हूँ कि एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर मुझे सहायता देगी। डिप्टी कलेक्टर की कौन सी क्वालिटीज आपको अट्रैक्ट करती हैं? क्यों आप बनना चाहती हैं? सर, डिप्टी कलेक्टर जिस तरीके से एक तहसील को संभालते हैं, उनके हाथ में बहुत सारी शक्तियां हैं जिससे वो वंचित वर्गों का कल्याण कर सकते हैं। मेरा प्रमुख जो उद्देश्य है वो वंचित वर्गों की सहायता करना है, विशेषकर महिला और बालकों के विषय में।
तो सर मुझे लगता है कि यदि मैं इस पद पे जाती हूँ तो मैं महिलाओं के लिए और जो भी हमारे विकलांग वर्ग है उनके लिए और बालकों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकती हूँ। ठीक सर। नागरिक और व्यक्ति में क्या अंतर है? सर नागरिक किसी एक देश का सदस्य होता है, उसे हम नागरिक कहते हैं, जिसके पास उस देश की नागरिकता होती है। व्यक्ति सर सामान्य जन कोई भी हो, चाहे वो उस देश का निवासी हो या अथवा ना हो, वो व्यक्ति कहलाएगा। मतलब नागरिक जो है उसको फुल मेंबरशिप स्टेट की होती है, व्यक्ति को नहीं होती। जी। ऐसा क्यों है कि तमाम ऐसे पद हैं जहां नागरिक होना अनिवार्य है, व्यक्ति नहीं बन सकता? सर क्योंकि नागरिकों को हम उस देश के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, जो कि हम सभी को प्रदान नहीं कर सकते। नहीं, मौलिक अधिकार तो आप व्यक्ति को भी देते हैं। जीने का अधिकार हुआ, बड़े बड़े अधिकार जितने हैं वो सब जो है व्यक्ति को भी देते हैं। जी सर। समता का अधिकार, जीने का अधिकार, ये जितने सब अधिकार हैं हमारे यहाँ, धर्म का अधिकार, ये सब व्यक्ति को भी प्राप्त है। कुछ ही गिने चुने हैं जो केवल नागरिकों को मिले। जी सॉरी सर। चुनाव आयोग पर देखा है कभी कि मतलब पढ़ा है थोड़ा बहुत? जी। कहाँ है, किस अनुच्छेद में है संविधान के? हमारे संविधान में किन्हीं आयोगों की व्यवस्था है ना? जी सर। जिसमें जो है आपका ये जिसके थ्रू आप आ रहे हैं जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी उसी में है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसी में इलेक्शन कमीशन है। जी सर। सर अनुच्छेद अभी मैं ध्यान नहीं। चलिए कोई बात नहीं। उसका क्या काम है चुनाव आयोग का? सर चुनाव आयोग का मुख्य कार्य निष्पक्षता से चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, जो भी पार्टियां हैं उनके लिए क्या सदस्यता के लिए क्या क्या कितने तरह का चुनाव कराता है चुनाव आयोग? किसका किसका कराता है? सर विधानसभा का और लोकसभा, राज्यसभा, इनका चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनका कराता है। इसके अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण जो है चुनाव जो है वो भूल रहे हैं अब, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। जी सर। कलीजियम सिस्टम क्या है? कहीं नाम है दिमाग में? जी सर, मैं बस रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे सुना है। न्यायाधीशों का समूह। जी सर। प्लूरिटी ऑफ जजेस। जी सर। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया में काम आते हैं। जी सर। जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं? सर किसी भी जो नियमन वगैरह आते हैं उनका, यदि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन पर पुनर्लोकन अगर हिंदी में है, मतलब क्या है इसका? पुनर्लोकन अगर कहा जाए एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डॉक्ट्रिन, जो है क्या अर्थ है पुनर्लोकन का, इससे क्या करते हैं? किसी भी प्रकार का कोई भी नियम यदि संविधान के विरुद्ध रहता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देकर उस नियम को रोक सकता है। उस नियम को अगर वो विरुद्ध है संविधान के प्राविधान से तो उसे निरस्त कर सकता है। ठीक है। अभी बहुत से प्रश्न ऐसे रहे जहां थोड़ी असहज आप नहीं या जिनके जवाब आप नहीं दे पाए। जी सर। तो आपको लगता है कि इसके बावजूद भी आपको बेहतर अंक मिलने चाहिए? अगर हाँ, तो हमें कन्विंस कीजिए कि हम आपको बेहतर अंक क्यों दें। सर मेरा प्रयास रहेगा कि जिन क्षेत्रों में मैं कमजोर हूँ मैं उनमें आगे अच्छा प्रयास करने का प्रयास करूंगी। इसी के साथ सर, क्योंकि मैं एक बिल्कुल सर, क्योंकि मैं एक शिक्षिका रह चुकी हूँ, तो सर मुझे लगता है कि मैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अच्छा कर सकती हूँ, और अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं निश्चित रूप से सीखने का प्रयास करूंगी। आप शिक्षिका रह चुकी हैं या अभी हैं? नहीं सर, अभी हूँ। अभी हैं। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि उस कार्य क्षेत्र का जो अनुभव आपने हासिल किया है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रशासन में आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सर मैं योजनाबद्ध तरीके से सभी नीतियों को लागू करने का प्रयास कर सकती हूँ, क्योंकि हम शिक्षक के रूप में भी योजनाबद्ध तरीके से छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया करते हैं। इसी के साथ साथ मैं धैर्य रख सकती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षिका के रूप में भी धैर्य के साथ अपने पठन पाठन को पूर्ण करती हूँ। तो सर
मैं इसका भी प्रशासन में प्रयोग कर सकती हूँ कि किसी भी नीति नियमन को लागू करने के लिए मुझे धैर्य और करना। आपने कहा कि आप महिलाओं के लिए कुछ विशेष कार्य करना चाहते जी सर। हैं। महिलाओं को समान अधिकार चाहिए पुरुषों की भांति या कुछ विशेष अधिकार चाहिए? सर, महिलाओं को समान अधिकार की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं को अपने स्थान की आवश्यकता है, जहाँ जिस जगह पर उनको पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त हैं। जैसे कि समाज में जो लैंगिक भेदभाव है, उससे ऊपर निकलकर वो बढ़ना चाहती हैं। इसके पुरुषों के बराबर अधिकार उनको आवश्यक नहीं है। जैसे कि पढ़ाई का अधिकार है, या जो समाज में इस समय छेड़छाड़ आदि का है, इससे यदि उनको बचाया जा सके तो इससे अधिक उन्हें और पुरुषों के समान अधिकार की आवश्यकता नहीं है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, ये आप डिफाइन कर सकती हैं? जी मैम, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं, जो मिलकर आपसी तालमेल के द्वारा तंत्र को संचालित करते हैं। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है? मैम, पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है, और पारिस्थितिक तंत्र के अंदर हमारे सभी जैविक और अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं, जो कि सहसंबंध में रहते हुए तंत्र को आगे बढ़ाते हैं। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बता सकती हैं? जी, गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें से प्रमुख हमारी यमुना नदी है। इसी के साथ रामगंगा और गोमती, घाघर आदि नदियां भी गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती हैं? सर, हिंदी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के संपादक कौन है? ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो आप वहाँ प्रेयर में तो राष्ट्रगान जी गाया जाता है या फिर राष्ट्रगान गाया जाता है? राष्ट्रगीत? नहीं सर, राष्ट्रगान अभी तक राष्ट्रगान का ही है, लेकिन अब एक नियम आया है जिसमें राष्ट्रगीत को कंपलसरी किया गया है गाने के लिए। दोनों गाएंगे या फिर राष्ट्रगीत गाएंगे? नहीं सर, पहले राष्ट्रगीत होगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। ये कब लागू होगा? सर, ये मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, ये नियम अभी जल्दी में ही आया है। मतलब अभी उसका आप लोगों के पास आया नहीं होगा सर्कुलर? नहीं सर, अभी आदेश हमारे पास परसों तक आया है कि हमें राष्ट्रगीत गीत पहले कराना है और गान बाद में कराना है। अच्छा, आदेश आ चुका है, गवर्नमेंट ऑर्डर आ चुका है? जी सर। यही है जो कह रही हैं। क्या बदलाव किया गया है उसमें? नियम क्या बनाया गया है? स्टैंजा का क्या मामला है? जी सर, राष्ट्रगीत के 5 शायद उनको गाया जाएगा पहले, उसके बाद राष्ट्रगान कराया जाएगा। इसको लेकर के हाय तौबा क्यों मचा हुआ है? बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि जरूरत क्या थी, राष्ट्रगान पर्याप्त था। जी सर। क्या सोच करके गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है? सर, जितना मैं समझ पा रही हूँ कि इसमें हमारे देश के काफ़ी विस्तृत वर्णन दे रखा है, जहाँ तक है कि छात्र उसको, हमारे देश को जान पाएंगे और देशभक्ति की भावना उनमें विकसित हो पाएगी। ये कारण है? जी सर। विरोध लोग क्यों कर रहे हैं? सर, क्योंकि कुछ विशेष धार्मिक समुदाय इसको कहीं ना कहीं भक्ति और धार्मिक उससे जोड़ते हैं, इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। परंतु यहाँ पर भारत देश की वंदना है, किसी विशेष धर्म की वंदना नहीं है। किसने लिखा है इसको, राष्ट्रगीत को? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अच्छा, मिड डे मील योजना भी चल रही है आप लोग? जी सर, चल रही है। क्या है उसमें, कितनी कैलोरी पर स्टूडेंट के लिए फूड आप लोग तैयार करती हैं? जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें 150 ग्राम 450 कैलोरी का भोजन दिया जाता है, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 150 ग्राम और 750 किलो कैलोरी। ये क्यों क्लासिफिकेशन किया गया है कहीं 750 कहीं? सर, क्योंकि जैसे जैसे छात्र वृद्धि करता है उस हिसाब से उसके शरीर की आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी जो हैं कुछ अति गतिशील भी होते हैं, और साथ ही साथ हमने शारीरिक शिक्षा को भी उनके लिए कंपलसरी किया हुआ है, तो इसके लिए उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये मिड डे मील की व्यवस्था किसके पास है आपके स्कूल में? सर, कई जगहों पर प्रधानाचार्य करते हैं, कई जगहों पर ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ इस समय पंचायत सदस्यों के पास में है।
आप लोगों के पास नहीं? नहीं सर, हमारे पास तो इसमें सुनते हैं बड़ा करप्शन है, नहीं सर, ऐसा नहीं बचा है। लेते हैं सब। नहीं सर, पूरी तरीके से विद्यार्थियों को जिस हिसाब से दिया गया है उसी हिसाब से भोजन उपलब्ध तो कराया घाल मिल जाता कैसे है। करते हैं? संख्या के आधार पर भी जी 100 सर। का लिए तो 50 का ही बनाए, नहीं 50 की सर, संख्या है तो पूरी संख्या, पूरा भोजन प्राप्त किया जाता है। अटेंडेंस रजिस्टर में छात्रों की संख्या ज्यादा दिखाते हैं, एक्चुअल में छात्रों की नहीं संख्या सर। कम रहती है। सच्चाई है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, नहीं सर, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये सच्चाई है। नहीं सर, मतलब आपकी बात से मुझे थोड़ी सी स्माइल आई, लेकिन ऐसा है नहीं सर। जितने छात्र होते हैं पहले छात्रों की संख्या ली जाती है, खाना उसी के बाद निर्मित किया जाता है। ठीक है, ठीक शुभकामनाएं, है। थैंक जा यू सर। सकती हैं। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर मुझे तो थोड़ा लगा कि खराब, मतलब जबान मेरी लड़खड़ाई, काफी जगह में प्रश्नों में उत्तर देने में रुक गई। क्यों लड़खड़ाई? सर पता नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी घबराई थी, तो घबराहट का कारण क्या है बताइए। अपने से बढ़िया जैसे कोई और थोड़ा होता है। नहीं सर, 17 तारीख को इंटरव्यू है मेरा ही परसों, हाँ। और थोड़ा सा लग रहा है प्रिपरेशन भी कम है। कैसी प्रिपरेशन कम है? सर इंटरव्यू में प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं होती है। जी सर। ये पिछले 5, 7, 10 सालों में जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, जी जो आपने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है, उसी का रिफ्लेक्शन ये बोर्ड के सामने आता है। जो लोग जुटे हैं, पढ़ रहे हैं, मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, अखबार लेकर के जुटे हुए हैं, आंख फोड़ रहे हैं, उसका कुछ फायदा मिलता नहीं। सब कहने की बातें हैं। जो आपने पीछे अर्न किया है ना, अर्जित किया है अपने व्यक्तित्व में, वही सारी चीजें बोर्ड के सामने अपने आप आ जाती है। टेप रिकॉर्डर खुला और तो इंटरव्यू आपका अच्छा होगा। 2-3 बिंदुओं पर केवल ध्यान दीजिए। जी सर। आपका जो आउटवर्ड लुक है ये बढ़िया है। जी सर। बैठने उठने का तरीका, थोड़ा पूरी चेयर में आपको बैठना चाहिए। बस यही है कि जब वहां बैठिए पूरी चेयर में आराम से बैठिए। वहां जब पूछिए, जो फर्स्ट इंप्रेशन हो तो अपने हाथ में, और फर्स्ट इंप्रेशन में कहते हैं कि 60% कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में। तो फर्स्ट इंप्रेशन आप ठीक करके तो काफी आगे निकल सकती हैं बाकी सबसे। तो सर मेरा कैसा था? हाँ, उसी को और ठीक कर लीजिए। जैसे वहां आप कॉन्फिडेंस के साथ पूछिए कि मैं आई कम इन सर, जी सर। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर बिल्कुल सधे हुए कदमों से, जैसे जीतने के लिए कोई निकलता है वैसे जीतने के लिए आप चल करके आइए। 2-3 कदम चलिए, फिर थम जाइए, रुक करके कॉन्फिडेंस के साथ जो है पूरे बोर्ड को एक बार में ग्रीट कर लीजिए। जी पूरे बोर्ड के एक बार में, सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। लगता है जैसे रोबोटिक स्टाइल में सबको अलग अलग आप कर रही हैं। कोई महिला सदस्य है तो एक बार अलग से, हालांकि आप नहीं भी करेंगे, पूरे बोर्ड के एक बार में कर लेंगे तो चलेगा आपका। जी सर। फिर उसके बाद चेयर के बगल आकर के फिर थम जाइए। उसी क्रम में कह दिया जाए बैठने के लिए बैठ जाइए, नहीं तो वहीं थम जाइए। जी फिर कहा जाए बैठने के लिए तो आप बैठिए पूरी चेयर में जैसे बैठी है। ठीक है। जो सवाल ना आए तो आप उसका सीधा सीधा सॉरी सर बोल दीजिए। सॉरी बोलना है उत्तर देने जैसा होता है। जी सर। घबराने की जरूरत ही नहीं है। और आई कांटेक्ट, जो सवाल पूछे उसकी तरफ मैक्सिमम टाइम रहे। जी बीच में एक आध बार औरों की तरफ नजर डाल लीजिए। सारी बोलिए 2-3-4-5 बार लगातार, तब भी अपने रिजल्ट को लेकर के पॉजिटिव रहिए। उससे फर्क पड़ता नहीं है, चाहे जितनी बार आप सारी बोलिए। जी सर। ना आए तो सारी बोलना है ना, रिजल्ट बैठ के नहीं बनाना है। जी सर। और रिजल्ट क्यों बनाए? 1500 नंबर का आपका मेंस था, उसमें आपने अच्छा किया है, कमाल किया है, तभी आप यहाँ पर आई हैं। 100 नंबर का ही तो इंटरव्यू है, और 100 नंबर का भी क्यों, 40 नंबर न्यूनतम मिलना ही। आप जाएंगी, नमस्कार करके चली जाएंगी, 40 नंबर आपको मिल जाएगा। और जैसे आप बैठ करके बोर्ड को फेस करेंगे तो 60 नंबर तो ऐसे मिलेगा आपको। जी सर। तो आप जॉब में रही हैं, एक्सपोजर है आपके पर्सनालिटी का, तो 75 नंबर मैक्सिमम देते हैं। जी सर। 5-10 नंबर के लिए आपको मशक्कत करनी है, तो घबराना किस बात का? 60 नंबर पाके भी आप डिप्टी कलेक्टर बन सकती हैं, मीन्स में आपने अच्छा किया होगा तो, है ना। तो 5-10 नंबर का मामलों से घबराना है ही नहीं। जो ना है सीधे उसमें सारी बोली, ये मान करके कि हमारा सिलेक्शन तो होना है। शुरू में नहीं बता पा रहे हैं, लास्ट में हो सकता है कोई 2-3 क्वेश्चन आपका इंप्रेस कर जाए बोर्ड को, जी सर। है ना। तो बस कुछ नहीं,
आजकल न्यूज़पेपर देखिए, परसों एक बार देख लीजिएगा, जो ये सब टॉपिक हैं 2-3 पॉइंट में जो चर्चित मुद्दे हैं जी सर। उसको बता दीजिए, बहुत लंबा उत्तर देने की जरूरत नहीं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।